Hello everyone, so welcome back to our channel Crack and Chat. My name is Yash Taylor and I am a student at IIT Kharagpur. Currently I am pursuing my BSc B.Ed degree in chemistry. तो जैसा कि आप सभी देख रहे थे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर तीसरा जिसका नाम है अमीन्स। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम दो चीज पढ़ेंगे। पहले पार्ट में तो हम पूरा अमीन्स कवर करेंगे, अमीन्स क्या होता है, और दूसरे पार्ट में होगा डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट देखो, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब जैसे कि मतलब अब आपसे पूछे कि अमीन्स क्या होता है। अमीन्स बेसिकली हम डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, जो भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें हम अमीन्स कहते हैं। ठीक है, चलो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमीन्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पे आपके एक दो एग्जांपल, जैसे कि NH3 था, मतलब कि NH3 होता है, वहां से अगर अपन एक हाइड्रोजन को रिमूव करके NH2 और उसके साथ कुछ भी लगा दें तो वो क्या होगा, आपका अमीन। ये अमीन होगा, इसे भी अपन अमीन ही कहेंगे। मतलब बेसिकली जो अमोनिया के अंदर जो आपका H प्रेजेंट होता है उनमें से एक या दो कितने भी H को हटा के अगर हम और कुछ ग्रुप लगाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, अमीन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है उसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कि जैसे मैंने पहले दो चैप्टर में पढ़ाया था, यहाँ पे थोड़ी सी अलग होती है। वहां पे तो अपन क्या देखते हैं कि कार्बन कितने डिग्री का है, मतलब जो कार्बन जितनी डिग्री का होता है उतनी डिग्री का वो एल्कोहल होता है, फिनोल होता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता। मतलब नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा होता है ना, उससे अपन उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ इसी से, तो ये 1 डिग्री अमीन होगा। यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है ये दो कार्बन से जुड़ा है, एक इससे और एक इससे, तो ये 2 डिग्री अमीन होगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 3 से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज रहते हैं, ये आप याद रखना। अल्कोहल और इसके केस के अंदर तो हम कार्बन, मतलब जो कार्बन जितनी डिग्री का होता है ना उसे अपन कहते हैं कि हाँ भाई, ये अगर इतने डिग्री की है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा होता है ना, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, मतलब नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच टू हाउ मेनी कार्बन, मतलब उससे ही अपन उसकी डिग्री कहते हैं। जैसा ये हो गया ना क्लियर, तो मतलब थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स के अंदर सबसे पहला आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ये होता है अपना, ये नाइट्रो कंपाउंड लिया अपन ने, इसके अंदर अपन ने H2 या प्लेटिनियम डाला। H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम क्या बन गया, आपका अमीन बन गया। ऐसे ही NO2, या तो अपन SN प्लस HCl ले लें या फिर आयरन प्लस HCl ले लें, तो ये भी क्या बन जाएगा, आपका अमीन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का रिडक्शन, ये जो आपकी ये जो कंपाउंड होते हैं इन्हें अपन नाइट्राइल्स कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको पिछले दो चैप्टर में पढ़ाए थे, LiNH4 NaPH4, ये जितने भी होते हैं सब रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन LiNH4 डालेंगे तो ये सारे डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे CH2 आ जाएगा और यहाँ पे NH2। ऐसा ही इसके साथ होगा, यहाँ पे H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल डालेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। यहाँ पे भी दो H यहाँ पे लग जाएंगे और दो H यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स क्या होते हैं, ये जो आपके सामने यहाँ पे लिख रखे हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं। यहाँ पे भी वही रिडक्शन होगा। रिडक्शन के अंदर क्या आएगा, LiNH4 NaPH4, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। रिडक्शन यानी हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, तो वो हट के यहाँ पे 2H2 और यहाँ पे 2H2। ठीक है, ये आपका रिडक्शन ऑफ अमाइड्स हो गया। उसके बाद आती है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये जो दो रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड और ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये दोनों रिएक्शन इंपोर्टेंट रहती है। पहली बात तो ये कि क्या नाम से, ये आपकी नेम रिएक्शन है तो वैसे ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसको तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, और दूसरी बात ये, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा मतलब कभी कभी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे, मतलब क्या होता है, क्योंकि बनता दोनों के अंदर प्राइमरी अमीन है। इसके इन दोनों रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अमीन ही बनता है। ठीक है, और वो भी क्या बनता है, स्पेशली इसके अंदर जो गैब्रियल थैलेमाइड होती है इसके अंदर प्राइमरी अमीन बनता है और वो एरोमेटिक होता है। ठीक है, ओ सॉरी, एलिफेटिक होता है। एलिफेटिक होता है वो, एलिफेटिक होता है, एरोमेटिक नहीं होता वो। ठीक है, इसके अंदर गैब्रियल थैलेमाइड के अंदर जो आपका अमीन बनता है वो प्राइमरी अमीन बनता है और वो क्या होता है, एलिफेटिक होता है, एरोमेटिक नहीं होता। उसके अंदर आप ये याद रखना, मतलब ये लेते हैं अपन, ये रिएजेंट लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर KOH, CHCl3 और NaOH। जो यहाँ का CH3 है ना, ये वाला, ये बनता है CH3 और ये NH2।
ये आपका अमीन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता था, RCl मतलब यहाँ पे C2H5 भी हो सकता था। मान लो यहाँ पे C2H5Cl होता तो वो क्या बनता, C2H5NH2। ठीक है, प्राइमरी अमीन ही बनता है वो। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखना। उसके बाद आती है होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन यानी कि मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या नाम से, कुछ ना कुछ चीज तो इसके अंदर डिग्रेड होगी, यानी कुछ ना कुछ चीज तो कम होगी। तो ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है एक कार्बन को मतलब कि किसी भी कार्बन को, मतलब जैसे यहाँ पे कार्बन था, ये कार्बन यहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे मान लो अपने यहाँ का, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2, और उसके अंदर हम NaOH डालते हैं, तो जो ये वाला ये होगा ना कार्बोनिल कंपाउंड, ये गायब ही हो जाएगा एक प्रकार से, CH3 और NH2 बन जाएगा। ठीक है, ये मतलब आप थोड़ा सा याद रखना, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस और होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन के नाम मतलब कि आपको मतलब जैसे कि MCQ के अंदर आपको कोई भी रिएक्शन दे दे, और उसके अंदर प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर तो कार्बन ज्यादा थे, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा ना उसके अंदर मान लो जैसे एक कार्बन कम है, तो आपको पता कैसे चलेगी वो कौन सी रिएक्शन थी। तो याद रखना कि ऐसा सिर्फ एक ही रिएक्शन में होता है, होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर, जहाँ पे आपको Br2 और NaOH देखने को मिलेगा, दोनों के प्रोडक्ट इसका भी और इसका भी प्राइमरी अमीन ही होगा। ठीक है, ये दो तीन चीजें याद रखने वाली, तो हो सके तो आप बिल्कुल एक बार इनको अच्छे से याद ही रख लेना। क्या चीज, पहली बात है कि दोनों रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अमीन मिलेगा। गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस क्या होती है, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बनाती है, सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनाती है। और होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के अंदर क्या होता है कि एक कार्बन ही गायब हो जाता है। समझे, मतलब देखो इसके अंदर जैसे आप देख रहे होगे ना, ये C डबल बॉन्ड कार्बोनिल बॉन्ड क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, इसके बाद आती है फिर आपकी अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस के अंदर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय NH3, यानी कि अपन CX बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड होता है ना, इसका क्लीवेज मतलब इस चीज को जो तोड़ता है ना, उसे अपन अमोनोलिसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे लिया NH3 लिया RX, फिर ये पहले तो इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर उसके अंदर हम NaOH डालेंगे, तो ये X यहाँ से रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको मतलब प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स बताई मैंने, तो आपको समझ में सबसे पहले तो क्या पढ़ा आपने, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन आपको अमीन देता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रेल्स, नाइट्रेल्स का भी आपको रिडक्शन अमीन्स देता है। उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड्स का रिडक्शन करवाते हैं तो भी आपको अमीन मिलता है। फिर उसके बाद आई अपनी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस और होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। दोनों के अंदर एक कॉमन चीज क्या है कि ये प्राइमरी अमीन ही है, इसके अलावा कोई अमीन नहीं बनेगा प्राइमरी अमीन। और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की मतलब कि वो क्या है, एक मतलब कि वो सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन देगी, एरोमेटिक नहीं देगी। और होफमैन ब्रोमामाइड एक कार्बन बॉन्ड गायब हो जाएगा, प्राइमरी अमीन देगी, और वो कोई सा भी हो सकता है, चाहे तो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन देगी वो प्राइमरी अमीन। उसके बाद फिर हमने पढ़ा अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, जहां भी आपको CX बॉन्ड टूटता हुआ दिखे उसे अमोनोलाइसिस कहते हैं। और मतलब कि अमोनोलाइसिस से भी अपने को अमीन्स मिलता है। ये अपन ने प्रिपरेशन ली थी। ये दोनों रिएक्शन यार मतलब कि आप थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है, इसका रिएक्टेंट थोड़ा याद रखना, क्या पता पूछ ही ले आपसे। 4 मार्क लगा दिया है वैसे तो मैंने इन दोनों के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स भी मतलब छोटा, ये ज्यादा बनाया नहीं है, देखो सबसे पहले तो आता है उसके अंदर कार्बाइलमाइन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, 1 डिग्री अमीन होता है। ठीक है, और उसका सॉरी 1 डिग्री अमीन होता है। रिएजेंट क्या होता है उसके अंदर, CH3Cl और KOH, और जो प्रोडक्ट होता है ना, आपका आइसोसाइनाइड होता है। आइसोसाइनाइड समझे ना, आइसोसाइनाइड होता है आपका NC। लास्ट से लास्ट क्लास में शायद लास्ट वाले, हाँ एल्कोहल वाले चैप्टर में ही मैंने आपको पढ़ाया था। आइसोसाइनाइड ये वाला होता है, और साइनाइड कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा याद रखना। मैं याद रखोगे, कार्बोलामाइन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, CH से Cl3 KOH तो आपका रिएजेंट होता है, प्रोडक्ट आपका आइसोसाइनाइड होता है। जैसे RNH2 आपने अमीन लिया, इसके अंदर CH Cl3 प्लस KOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट किया, तो आपको आइसोसाइनाइड देगा, आइसोसाइनाइड। और ये बाकी के तो आपके बाई प्रोडक्ट्स हैं, इनको याद रखो चाहे मत रखो, कोई जरूरी नहीं। उसके बाद आपका हिजनबर्ग टेस्ट, ये बहुत मतलब कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, याद रखना, ये शायद आपने लैब में किया भी होगा। उसके अंदर क्या होता है कि ये अपन कंपाउंड लेते हैं उधर, इसके अपन अंदर सबसे पहले डालते हैं 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन देंगे तो ये HCl लेके रिमूव होगा इधर से। ठीक है, HCl लेके रिमूव होगा तो आपको ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये मतलब कि ये रिमूव हो गया HCl, इसके पास एक हाइड्रोजन है।
इसका, और ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। हमें ये पता होता है ना, एफ ओ मतलब जो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो बहुत ज्यादा वो रहता है, एसिडिक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन बताया तो सोल्यूबल इन एल्कली कंपाउंड्स होगा। इसके साथ अगर हम यहाँ पर 2 डिग्री ले तो इधर से ये HCl होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो टोटल इनसॉल्युबल इन एल्कली होगा। जो ये 3 डिग्री अमीन होता है ना, वो ये रिएक्शन देता ही नहीं है। हीजनबर्ग रिएजेंट है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप 1 डिग्री डालेंगे तो सोल्यूबल होगा, 1 डिग्री सोल्यूबल होगा इन एल्कली। क्यों सोल्यूबल होगा एल्कली के अंदर? क्योंकि उसके पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है। 2 डिग्री, 2 डिग्री हालांकि रिएक्शन तो दे देगा बट वो इनसॉल्युबल होगा क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बचा ही नहीं है, ठीक है। और जो 3 डिग्री होता है वो तो टेस्ट देता ही नहीं है। ये शायद अगर आपने लैब के अंदर किया होगा तो पता नहीं, मतलब हमारे टाइम पे हमने तो नहीं किया था, अब आगे किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड के अंदर सबसे पहले देखते हैं अपन प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स के अंदर क्या होता है कि ये जो अमीन होता है इसके अंदर अपन NaNO2 और HCl डालते हैं। तो जो ये डायजोनियम मतलब हालांकि इसे डायजोनियम सोल्ट कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो ये इंटरमीडिएट बनता है ना वो बहुत ही अनस्टेबल रहता है और इसके अंदर फिर H2 डाल के वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स के अंदर ये जो चीज मैंने आपको पिछले 2 चैप्टर से बताते आ रहा हूँ कि ये डायजोनियम सोल्ट है और ये बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है, ये बहुत ही सारी रिएक्शन करवाने के काम आता है। मैं हर आपको चैप्टर में बताऊं, इसे लॉर्ड ऑफ रिंग कहते हैं। ये बहुत सारी मतलब की रिएक्शन करवाने के काम आता है, ठीक है। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड के अंदर एलिफेटिक अमीन्स लेंगे तो R N2Cl बनेगा, वो बहुत अनस्टेबल रहेगा, उसके अंदर H2O डाल के वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अपन एरोमेटिक अमीन्स लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, उसे ही डायजोनियम सोल्ट कहते हैं। उससे आप दुनिया भर की रिएक्शन करवा सकते हो, मतलब वो वहां से चाहे जैसी रिएक्शन करवा सकते हो आप, ठीक है। ये तो क्लियर। इसके बाद आता है फिर ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के अंदर वही एनिलीन, मतलब कि इस एनिलीन के अंदर, मतलब ये तो पता ही होगा ना कि इसे एनिलीन कहते हैं। इस एनिलीन के अंदर अपन Br2 और H2 डालते हैं तो हर मतलब तीनों जगह ऑर्थो मेटा और पैरा के ऊपर ब्रोमीन आ जाता है। इसे क्या कहते हैं? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका नाइट्रेशन। तक अपन जो नाइट्रेशन में देख रहे थे ना वो मतलब कि क्या हो रहा था कि सिर्फ हमें दो प्रोडक्ट मिलते थे, ऑर्थो पे और पैरा के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपको मेटा के ऊपर भी प्रोडक्ट देंगे, हालांकि वो बहुत ही कम मिलता है लेकिन फिर भी देखने को मिलता है आपको। वही HNO3 और H2SO4 डालेंगे तो एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे और एक ऑर्थो पे, एक मेटा पे और एक पैरा के ऊपर, ठीक है। ऑर्थो के ऊपर जो मिलेगा आपको 2%, ये 51%। यार ये थोड़ा सा याद रख लेना कि आपको पूछ ही ले कि मतलब किस किस परसेंटेज के अंदर आपको मिलते हैं, तो ये हल्का सा आप याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर वही कंसंट्रेटेड H2SO4, उसके अंदर याद रखना नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के अंदर, उसके अंदर भी H2SO4 होता है लेकिन HNO3 भी होता है नाइट्रेशन के अंदर। और जो सल्फोनेशन होता है उसके अंदर सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलता है। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा के ऊपर मिल जाएगा और इसे अपन ज्विटर आयन भी कहते हैं, मतलब कि ये रेजोनेंस करके ऐसे कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। ये मतलब थोड़ा देख लेना आप एक बार। उसके बाद आता है आपका बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के अंदर एनसीईआरटी के अंदर पूरे पेज के अंदर समझा रखा है कैसे क्या है, लेकिन अब आपको मतलब डायरेक्ट याद होना चाहिए कि मतलब कैसे बेसिक कौन सा अमीन बेसिक होता है कौन सा नहीं होता। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक मतलब यहाँ पे ट्रिक लिख रखी है। जो आपकी मिथाइल अमाइंस होते हैं ना, यानी कि मिथाइल वाला ग्रुप किस मतलब कि ये हो, सिर्फ ये CH3 वाला ग्रुप हो, मिथाइल अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे 2130, 2130 का मतलब है कि पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 0, यानी कि वो NH3 की बात हो रही है यहाँ पे अमोनिया की, ठीक है। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जहां पे भी आपको CH3NH2 दिखे, अब ये तो 1 डिग्री था, इसके अलावा आपको ये 2 डिग्री भी दिख सकता है, 3 डिग्री भी दिख सकता है। ऐसे आपको कंपाउंड दे दे और फिर उससे पूछेगी बताओ इसके अंदर बेसिसिटी ऑर्डर अरेंज करो, तो आपको कैसे याद रखना है? 2130, यानी कि पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर 0 डिग्री, किसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ मिथाइलमाइंस के केस में। अब देखो उसके आगे आता है फिर इथाइलमाइंस। इथाइलमाइंस के केस के अंदर सिर्फ इतना सा चेंज हो जाता है, 2 डिग्री तो सबसे आगे रहेगा ही इथाइलमाइन के अंदर भी। इथाइल मतलब समझ गए ना, जैसे C2H5 इथाइलमाइन, ये
ये मिथाइलमाइन और ये आपका इथाइलमाइन। ठीक है, मिथाइलमाइन और इथाइलमाइन समझ गए ना। जैसे मान लो आपके इसके एग्जांपल देते हैं मिथाइलमाइन के आपको एग्जांपल देते हैं, इसके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों केस देते हैं और फिर पूछे कि क्या नाम से बताओ बेसिसिटी का ऑर्डर अरेंज करो। तो उसके अंदर तो आपको याद रखना है 2130, यानी पहले 2 डिग्री मिथाइलमाइन, फिर 1 डिग्री मिथाइलमाइन, फिर 3 डिग्री मिथाइलमाइन, फिर अमोनिया, इस प्रकार से बेसिसिटी ऑर्डर। लेकिन अगर आप मिथाइलमाइन देते ना तो उसके केस में सबसे पहले तो 2 डिग्री आएगा, लेकिन उसके अंदर बीच के अंदर थोड़ा सा स्वैप हो जाता है, उसके अंदर 1 डिग्री के पहले 3 डिग्री आ जाता है, फिर 1 डिग्री और फिर वो आपका NH3 यानी कि अमोनिया। देखो इसको याद करेंगे, थोड़ी सी ऐसे है। मिथाइलमाइन, मिथाइलमाइन यानी कि छोटा, तो छोटा है तो 2 के बाद 1 आएगा। ठीक है, यानी कि 2130 1 आएगा, सेकंड डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा। मिथाइलमाइन उसके तो प्रो ग्रुप है यानी C2H5 दो कार्बन बॉन्ड है, तो 2 के बाद 3 आएगा। ठीक है, 2310। याद हुआ, मतलब समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये थोड़ी सी ट्रिक है याद करने की, बाई चांस अगर आप भूल जाओ तो मिथाइल यानी छोटा, छोटा है तो 2130। अगर इथाइलमाइन बड़ा यानी C2H5 होंगे इथाइलमाइन के अंदर, उसके अंदर होगा 2310 और मिथाइलमाइन के अंदर होगा 2130। शायद मैंने उल्टा बोल दिया था, याद रखना है ना। मिथाइलमाइन के अंदर 2130 और इथाइलमाइन के अंदर 2310। ठीक है, क्लियर है एकदम। यहाँ तक आपका अमीन्स पूरा हो गया। बिल्कुल, ये मतलब ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स पूरी हो गई। देखो अपनी पहले अपने कार्बोलामाइन रिएक्शन पढ़ी, उसके अंदर आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट होता है। हीजनबर्ग स्टैश बराबर 1 डिग्री सोल्यूबल इन अल्कली, 2 डिग्री इनसोल्यूबल, H प्रेजेंट नहीं होता और 3 डिग्री की तो रिएक्शन ही नहीं होती। उसके बाद हमने पढ़ा रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, अगर आपके पास एलिफेटिक है तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसी की जगह आपके पास एरोमेटिक है तो उसके ऊपर जो N2Cl माइनस होता है उसे डायजोनियम सोल्ट कहते हैं, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। फिर उसके बाद हमने ब्रोमिनेशन पढ़ी, ब्रोमिनेशन पढ़ ली। फिर नाइट्रेशन पढ़ी, नाइट्रेशन के मतलब कि एक सस्पेंस आया कि क्या नाम से, सस्पेंस तो क्या है, मतलब कि एक नई चीज सामने आई कि उसके तीन प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सल्फोनेशन पढ़ा। सल्फोनेशन के बाद बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, देखो मैंने स्टार बना रखा है उसके आगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिथाइलमाइन छोटा यानी कि 2 के बाद 1 आएगा, 2130। ठीक है, इथाइलमाइन यानी बड़ा, मतलब C2H5 है तो उसकी बेसिसिटी का होगा 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और फिर अमोनिया। ठीक है, यहाँ तक आपका अमीन्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है आपका डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट क्या आता है, वही एनिलीन, एनिलीन के अंदर NaNO2HCl 273 और 278 केल्विन के ऊपर डालेंगे तो ये आपका क्या होता है, डायजोनियम, डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, देखो अब आती है इसकी रिएक्शंस। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर और गेटरमैन, ये दोनों मतलब थोड़ी सी मतलब कि हालांकि आपसे पूछ सकता है, इसके अंदर देखो सिर्फ एक ही चीज है, इसके अंदर जो अपन डालते हैं, देखो इन दोनों के अंदर आपको दिखाता हूँ मैं फ्रेंड्स। प्रोडक्ट तो Cl ही बनेगा, देखो CO2Cl2HCl डालेंगे तो ये प्रोडक्ट बन गया, CO2Br2HBr डालेंगे तो ये प्रोडक्ट बन गया, CuCN डाला पोटेशियम साइनाइड तो ये प्रोडक्ट बन गया। गेटरमैन के अंदर भी यही होता है, CuHCl बन गया, CuHBr बन गया। इन दोनों के अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो सैंडमेयर है ना, सैंड में आपके पास Cu2Cl2 यानी कि ये कॉपर जो गेटरमैन होगी ना उसके अंदर तो आपको एक कॉपर अकेला मिलेगा CuHCl, लेकिन इसके अंदर ये मतलब कि Cl के साथ मिलेगा। यहाँ पे आपको कॉपर का सिर्फ पाउडर मिलेगा और यहाँ पे ये HCl के साथ मतलब Cl के साथ मतलब कि कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये तो थोड़ा तो आपसे ऐसे पूछ ले, मान लो जैसे कि आपको ये रिएक्शन ही दे दी, N2X, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, N2X दे दिया और फिर CuHCl दे दिया। ठीक है, अब मान लो ऑप्शन ए, मतलब ऐसे दे दिया, फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया Cl, फिर एक है उसी के अंदर मतलब कि यही बना दिया और N2X Cu2Cl2HCl, फिर ये, फिर मान लो ये आपको कोई ऑप्शन दे दिया और उसके अंदर ऐसे लिख रहा है कि these following reaction, मतलब कि which of the what are the names of these following reaction। फिर ए पहले ऑप्शन में लिख रखा है सैंडमेयर गेटरमैन रेस्पेक्टिवली, फिर दूसरे ऑप्शन में लिख रखा है गेटरमैन सैंडमेयर रेस्पेक्टिवली, तीसरे में सैंडमेयर सैंडमेयर रेस्पेक्टिवली। ये थोड़ा सा भी याद रखना, सैंडमेयर के अंदर क्या याद रखना, Cu2Cl2 और गेटरमैन के अंदर क्या याद रखना, Cu, यानी मतलब एक चीज याद रख लो आप, गेटरमैन के अंदर याद कर लो कि सिर्फ प्रोटॉन मिलेगा आपको पाउडर फॉर्म के अंदर।
ठीक है। और उसके अंदर क्या मिलेगा, ये वाला, मतलब एक चीज याद रखो आप, गेटरमैन के अंदर आपको क्या मिलेगा, सीयू कॉपर, मतलब कि पाउडर के फॉर्म में मिलेगा ये, ठीक है। अब देखो उसके बाद थोड़ी दूसरी रिएक्शंस भी आती है जो मैंने मतलब ये लिख रखी थी आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, और भी हल्की चीज के ऊपर नजर डाल लेना आप एक बार अगर हो सके तो। जैसे ये पहली रिएक्शन, ये अपन ने डाइजोनियम सॉल्ट की KI के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये बन गया ये। इस डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर अपन ने H2O डाल दिया तो अल्कोहल बन गया, ठीक है। इस डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर H3, ये दोनों, हाँ मतलब कि हाँ, H3PO2 H2 डाल दिया तो सिर्फ हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन मतलब लग जाएगा, वहां पे बेंजीन बन जाएगी एक प्रकार से, ठीक है। और इसका साइड प्रोडक्ट क्या होगा, H3PO3 और HCl, ठीक है। इस डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर अपन ने अगर इथेनॉल डाल दिया तो वो भी बेंजीन बन जाएगी, और वो क्या बन जाएगा, मेथ इथाइल डिहाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। N2HX। उसके बाद देखो डाइअमोनियम सॉल्ट, उसके अंदर अपन ने HbF4 वाला, HbF4 यानी फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ये बन जाएगा फ्लोरोबोरेट आयन, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट की तो फ्लोरोबोरेट सॉल्ट। उसको अगर आप डायरेक्टली हीट करवाते हैं ना, तो आपका फ्लोरीन लग जाएगा उसके आगे। लेकिन अगर इसी के अंदर अगर NaNO2 और अगर प्रेशर डाल के हीट करते हैं तो वहां पे नाइट्रोबेंजीन मतलब NO2 लग जाएगा, नाइट्रोबेंजीन लग जाएगा, ठीक है। ये दोनों याद रखना है यार, आपकी एनसीईआरटी में लिख रखी है, क्या पता आपकी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर एमसीक्यू के अंदर आई जाए, तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने सम अदर रिएक्शन जो थोड़ी थोड़ी मतलब कि ऐसी है कि देखने में थोड़ी अजीब सी है, और जिसको थोड़ा मतलब कि एक मतलब थोड़ा याद नहीं हो रही, या फिर थोड़ी अलग से दिख रही है, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वैसी रिएक्शन डाल दी। तो ये कुछ रिएक्शन थी, ये याद रखना है यार, ये लास्ट वाली रिएक्शन है ना थोड़ी हल्की सी, एक पे मेरे को पता भी नहीं है, ये ये याद रखना है ना, ये थोड़ी सी मतलब इसके अंदर HbF4 डालोगे तो N2PSO नेगेटिव बनेगा, डायरेक्ट हीट कर दोगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और अगर आप इसे NaNO2 और CO2 मतलब CO डाल के हीट करते हो तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो इसके बाद आता है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन मतलब नाम से ही पता चल रहा है कपल होंगी चीजें। जैसे इसके अंदर क्या होगा, ये HCl कपल हो जाएगा, ये HCl, इसके अंदर भी क्या होगा, ये HCl होगा। देखो ये दोनों रिएजेंट होंगे आपके पास, इसके अंदर रिएक्शन करवाएंगे, HCl निकल के मतलब ये डबल बॉन्ड और फिर ये OH, जैसे ये OH से जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा, पैरा, पैरा के ऊपर है ना, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजो क्योंकि तो इनको जहाँ पे भी थोड़ा एन हो ना, अपन क्या कहते हैं, एजो, ठीक है। ऑरेंज डाई मतलब मतलब कि जो आपके बालों के अंदर जो कलर वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर बेसिकली एक फिलिंग रिएक्शन काम आती है, मतलब फिलिंग रिएक्शन तो क्या काम आती है, वहां पे इसका यूज होता है, ठीक है। और जैसे दूसरी इसके अंदर भी HCl रिमूव होगा, वही इसके अंदर N और H2, यहाँ पे आपके पास पैरा के ऊपर क्या है, अमीनो ग्रुप है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये क्या होती है, येलो डाई। ये यार आप नाम याद करो तो अच्छा है, क्या पता आप पूछ ले, जैसे मतलब इसको नाम याद करने क्या करेगा, OH है, O से क्या होता है, ऑरेंज, एक याद कर लो, दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, ऑरेंज। जहाँ पे भी आपको OH दिखे, पैरा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, तो उसका नाम क्या होगा, वो मतलब वो कौन से कलर का होगा, ऑरेंज कलर का, और दूसरा वाला है वो येलो कलर का, ठीक है। ये क्लियर। तो अपने यहाँ पे क्या पढ़ा, इसके अंदर डाइजोनियम सॉल्ट, सैंडमेयर पटी और गैटरमैन पटी। सैंडमेयर के अंदर और गैटरमैन के अंदर प्रोडक्ट सेम बनते हैं, लेकिन सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि गैटरमैन के अंदर कॉपर पाउडर होता है और वहां पे CU2Cl होता है, मतलब एक चीज याद रख लो आप, सीयू कॉपर पाउडर किसके अंदर होता है, गैटरमैन के अंदर। उसके बाद थोड़ी अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो एनसीईआरटी में थी, मैंने मतलब देखा कि कोई बात नहीं, लिखी लेता हूँ एक बार, क्या पता काम आ जाए। तो उसके अंदर ये लास्ट वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मतलब आपको डायरेक्ट फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, नाइट्रोबेंजीन बनाना हो, डाइजोनियम सल्फेट कैसे बनेगा। हाँ तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर दे दे, और फिर लास्ट के अंदर आपको ये दो ऑप्शन दे दे कि भाई फ्लोरोबेंजीन बनाओ या फिर नाइट्रोबेंजीन बनाओ, तो मतलब आपको थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कपलिंग रिएक्शन के अंदर मतलब पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, हाइड्रोक्सी यानी OH है, तो OH है तो O से ऑरेंज होता है, तो वो आपकी ये हो गई, और दूसरा वाला येलो होगा। तो ये आपका अमीन्स और डायजोनियम मतलब कि बहुत ही छोटा चैप्टर था उन दोनों की तुलना में। इसके बाद आपके दो चैप्टर बचते हैं, एक तो बचता है बायोमोलिक्यूल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन है वो यार बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मतलब उसे क्या तो हो सकता है कि तो बाद में पढ़ाऊं, तो मैं कोशिश तो पूरी करूंगा यार कि उसे एक ही मतलब कि पूरे एक पार्ट में ही कवर कर दूं।
फिर बायोमोलिक्यूल्स बचता है, मतलब वो भी थोड़ा-सा मतलब याद करने वाला हूँ, उसके अंदर चीज़ें बहुत हैं याद करने के लिए, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा अच्छे से बना के लाऊँ ट्रिक वगैरह तो आपको मैं याद हो सके। ठीक है, तो चलो आज का तो चैप्टर बहुत ही छोटा था अपना, तो आज के लिए इतना ही। चलो और यार कमेंट वगैरह में बता देना कि मतलब समझ में आ रहा है नोट्स वगैरह या नहीं दिख रहे, ठीक है ना? चलो ओके, बाय, पढ़ते रहो आराम से। बाय-बाय।